हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों स्टैटिस्टिक्स चल रही है और आज हम करने वाले अपना चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके करेंगे एमसीक्यूज। तो टाइम को बिना वेस्ट करे चालू करते हैं एमसीक्यूज। और स्टार्टिंग करने से पहले आपको एक दो बातें बतानी है। बच्चों हम करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें चार में से एक सही होगा, और हम इसके अंदर ये भी करने वाले मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, मतलब एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक बात का इंपॉर्टेंट वार्निंग या क्वेश्चन कह सकते हो कि एग्जाम में एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे, मतलब चार में से एक ही सही होगा। एग्जाम में मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, मतलब फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस हम उसको कर रहे हैं। क्लियर? ओके। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के संग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच डेटा इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बुलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डेटा, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी डेटा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। इन्वेस्टिगेटर खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डेटा। तो जो भी डेटा फ्रेश होता है इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उसे हम क्या बुलाते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द टाइम्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जांपल ऑफ। आपने न्यूज़पेपर में कोई डेटा आया था, वो आपने कलेक्ट किया, उसको आप एनालाइज कर रहे हो, वो किस चीज का एग्जांपल है? प्राइमरी डेटा का एग्जांपल है, सेकेंडरी डेटा का एग्जांपल है, कुछ भी नहीं है, या फिर सेंसस है? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आप कर रहे हो तो? ए प्राइमरी डेटा, बी सेकेंडरी डेटा, सी नन ऑफ दीज, या फिर डी सेंसस। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट करके छापा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अगला सवाल। डेटा collected on religion from the census report are sample data, secondary data, प्राइमरी डेटा, या फिर इधर ए और बी। बताइए बच्चों, सेंसस रिपोर्ट में रिलीजन से रिलेटेड कोई डेटा था वो आपने कलेक्ट किया, तो वो क्या कहलाएगा? सैंपल डेटा कहलाएगा, सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, प्राइमरी डेटा कहलाएगा, या फिर ए या बी? सैंपल डेटा या सेकेंडरी डेटा में से भी कोई एक चीज हो सकती है। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी डेटा। क्योंकि सेंसस रिपोर्ट ऑलरेडी किसी ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, ऑलरेडी डेटा पब्लिश कर रखा है, तो वो क्या कहलाता है? सेकेंडरी डेटा कहलाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब चलो बच्चों अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है? व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज इनफाइनाइट we should use sample method, census method, either A और B, या फिर neither A और B। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? जब भी डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो, जो भी डेटा आप एनालाइज कर रहे हो, जो भी आपकी पॉपुलेशन है वो इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो ऐसे केस में आपको क्या यूज करना चाहिए? आपको सैंपल मेथड यूज करना चाहिए, आपको सेंसस मेथड यूज करना चाहिए, दोनों में से कोई भी यूज करो तो चलेगा, या फिर दोनों ही नहीं करने चाहिए? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों हुआ ऑप्शन नंबर ए सैंपल मेथड। जब भी इनफाइनाइट डेटा है तो आपको पता ही नहीं है कि कितनी काउंटिंग है उस पॉपुलेशन की, तो आप सेंसस यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस में आप 100% डेटा को एनालाइज करते हो, तो सेंसस तो पॉसिबल है ही नहीं। आप इसमें सैंपल कर सकते हो। सैंपल का मतलब क्या है कि रैंडम आपने कुछ भी उठा लिया, उसको आपने एनालाइज करना चालू कर दिया। तो इफ your population is infinite then you can use sample method for analyzing it। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। अगला सवाल क्या बच्चों? डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेस आर collected for other purpose than the current study, obtained from newspaper, more reliable than the data from a primary source, या फिर both A and B। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो क्या होता है? करंट स्टडी के अलावा किसी और पर्पस के लिए आप कैलकुलेट करते हो, न्यूज़पेपर से ऑब्टेन करते हो, प्राइमरी सोर्स से ज्यादा रिलायबल होता है सेकेंडरी डेटा, या फिर बोथ ए एंड बी? क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए या बी, या सी या फिर डी?
तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। सी क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइमरी सोर्स इज मोर रिलायबल देन सेकेंडरी सोर्स। जो डेटा आपने खुद ने कलेक्ट किया है उस पर आप ज्यादा भरोसा करोगे रादर देन किसी का पब्लिश डेटा हो। ये चीज आपको समझ में आ गई? ओके। अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। प्राइमरी डेटा इज प्रेफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर। आप प्राइमरी डेटा को कब इंपॉर्टेंस देते हो सेकेंडरी डेटा के ऊपर? तब जब टाइम अवेलेबल इज शॉर्ट, एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल डेटा इज नीडेड, या मच एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? टाइम कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओरिजिनल डेटा चाहिए हो, या फिर ना एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी भी ना हो तो भी चलेगा। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्यादातर बच्चों को तो आंसर पता लग गया होगा, ऑप्शन नंबर सी है। ओरिजिनल डेटा जहां पर चाहिए वहां पे प्राइमरी डेटा को क्या दिया जाता है? इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन इसका आंसर एक और है, व्हेन एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो प्राइमरी डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा के मुकाबले ज्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वो आपने खुद ने कैलकुलेट किया होता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? आपने सेकेंडरी डेटा किसी और का पब्लिश किया है तो उसमें हो सकता है किसी ने गलती कर रखी हो, किसी की कैलकुलेशन मिस्टेक की आप गारंटी तो नहीं ले सकते। लेकिन प्राइमरी डेटा जस्ट बिकॉज यू आर सेल्फ इन्वेस्टिगेटिंग, सेल्फ एनालाइजिंग इट, तो आप उसकी एक्यूरेसी की गारंटी ले सकते हैं। क्या ये आपको चीज समझ में आ गई? ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? The data on the height, data collected on the height of a group of students after recording their height with a measuring tape are primary data, continuous data, discrete data, secondary data। आपने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की मेजरिंग टेप से उनकी हाइट नापी है, तो ये कौन सा डेटा है? प्राइमरी डेटा है, कंटिन्यूस डेटा है, डिस्क्रीट डेटा या फिर सेकेंडरी डेटा है? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या है? तो बच्चों जब आप टेप से किसी की हाइट नाप रहे हो और उसको लिख रहे हो तो वो क्या है? आप खुद ही एनालाइज कर रहे हो, खुद ही डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये प्राइमरी डेटा हो गया। क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई? आपने खुद उनकी हाइट नापी है मेजरिंग टेप से, तो ये प्राइमरी डेटा है। अगर ऑलरेडी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती तो सेकेंडरी डेटा कहलाता। क्या ये चीज समझ में आ गई? ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी डेटा। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर एवरी 10 years information regarding population of India is collected through census, sample, both A and B, neither A or B। बताइए बच्चों इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉपुलेशन हर 10 साल बाद कैसे कैलकुलेट करी जाती है, कैसे कलेक्ट की जाती है? सेंसस के थ्रू, सैंपल के थ्रू, दोनों के थ्रू, या फिर किसी के थ्रू भी नहीं? तो ये बहुत ही सिंपल आंसर है, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता पूरी इकोनॉमिक्स में। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सेंसस। हर 10 साल बाद सेंसस होता है। हर एक घर में सरकार की तरफ से लोग आते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ली जाती है, कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट की जाती है। कितने लोग काम करने आते हैं वो सब पूछा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर सेंसस। क्लियर? ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। सैंपल स्टडी कब यूजफुल होती है? व्हेन पॉपुलेशन इज नॉट कंप्लीटली नोन, as it easy to handle samples, as results are more reliable, या फिर it is cheap। बताइए सैंपल स्टडी कब यूजफुल कहलाई जाती है? क्योंकि वो सस्ती होती है, ज्यादा रिलायबल होती है, सैंपल्स को इजीली हैंडल कर लेते हो, जब आपको पता नहीं होता पॉपुलेशन कैसी है, कंप्लीटली नोन नहीं होता। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? जल्दी से बताइए, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर ए, when population is not completely known। तो आपको अलग अलग सैंपल उठाने पड़ते हैं, उससे आपको पता लग जाता है कि हाँ भाई डेटा क्या कहना चाह रहा है। easy to handle samples irrelevant पॉइंट है, because results are more reliable। नो, सैंपल्स के रिजल्ट रिलायबल नहीं होते, सेंसस के रिजल्ट ज्यादा रिलायबल होते हैं, क्योंकि अपना 100% डेटा को एनालाइज किया होता है। चीप तो खैर नहीं है, कॉस्ट हर एक में अपनी लगती है। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों बात है क्वेश्चन नंबर 10 की, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? which method of collection data covers the widest area। आपको ये बताना है नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से मेथड से आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एरिया को। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, टेलीफोन इंटरव्यू मेथड, या फिर सभी से? किसमें सबसे ज्यादा वाइडेस्ट एरिया आप कवर कर सकते हो? वाइडेस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हो।
खुद जाके लोगों के पास जा जाके इन्वेस्टिगेट करोगे, आप ईमेल के थ्रू क्वेश्चनर भेज दोगे सबको कि हाँ भाई आंसर लिख के भेज देना, टेलीफोन करोगे, हर एक को इंटरव्यू करोगे, टेलीफोन पे बातचीत करोगे, उनसे क्वेश्चन पूछोगे, उनसे आंसर लोगे, या फिर सबसे ही आप वाइडेस्ट एरिया कवर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर बी, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, क्योंकि इसके अंदर आप मेल कर रहे हो, चाहे चिट्ठी भेजो, चाहे ईमेल के थ्रू भेजो, तो बहुत लोगों को भेज सकते हो। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आप लिमिट ही कर सकते हो, फोन कॉल आप लिमिट में ही कर सकते हो, लेकिन चिट्ठियां आप अनगिनत भेज सकते हो, या फिर ईमेल आप मैक्सिमम भेज सकते हो। जितने आपके पास ईमेल आईडी होगी उतना ज्यादा आप वाइड एरिया कवर कर लोगे। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Which of the following is a limitation of direct personal investigation? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेशन क्या है? पहला, लैक ऑफ एक्यूरेसी, दूसरा, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, तीसरा, पर्सनल प्रिविलेजेस, या फिर डी, पार्शियलिटी ऑफ विटनेस। बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ एक्यूरेसी, नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज, पर्सनल प्रेजुडिस या फिर पार्शियलिटी ऑफ विटनेस? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। एक लिमिटेशन तो सबको पता लग गई होगी, क्या है कि सर ये वाइड एरियाज के लिए पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज आप पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जगह जगह जाके खुद अकेले नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक और लिमिटेशन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पर्सनल प्रेजुडिस। मतलब क्या है कि आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इससे बात नहीं करनी, आप अपने हिसाब से कैसे सवाल कर रहे हो, आपको सामने वाला इंसान पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आपकी पर्सनल बायसनेस आ सकती है, आपका पर्सनल जजमेंट आ सकता है। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ एक्यूरेसी की कोई लिमिटेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक्यूरेट होगा क्योंकि आप खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस यहाँ पे नहीं आएगा। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 12, it is best to use census while conducting survey if the population is large, the population is small, time is limited to conduct the survey, cheaper method is needed। सेंसस कब सबसे बढ़िया रहेगा? जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, जब पॉपुलेशन बहुत कम हो, टाइम बहुत कम हो, या फिर सस्ता मेथड चाहिए हो। तो बताइए कब सेंसस फायदेमंद रहेगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपने गेस भी कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, द पॉपुलेशन इज स्मॉल। क्योंकि सेंसस के अंदर हम 100% पॉपुलेशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो सेंसस कब बेस्ट रहता है? जब आपकी पॉपुलेशन स्मॉल हो। लार्ज में बेस्ट नहीं रहता। टाइम क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लगता है, तो टाइम लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए, और क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है तो ये चीपर मेथड भी नहीं है, एक्सपेंसिव मेथड है। तो करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन इज स्मॉल, देन यू कैन यूज सेंसस मेथड। ठीक है, ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। A good questionnaire should have minimum questions, concise question, clear question या फिर all of the above। कम से कम क्वेश्चन होने चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्लियर क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर सब कुछ ही होना चाहिए? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आपका जो क्वेश्चनर होना चाहिए, जो आप लोगों से क्वेश्चन के आंसर चाहिए, उसमें कम से कम क्वेश्चन हो, टू द पॉइंट क्वेश्चन हो, कंसाइज हो, छोटे हो और क्लियर हो, जिससे सामने वालों को समझ में आ जाए। क्लियर? ओके। अगला सवाल, इन रैंडम सैंपलिंग मतलब जो मन में आ रहा है वो उठा रहे हो, उसमें क्या होता है, ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, सैंपल इज ऑलवेज फुल ऑफ बायस, कॉस्ट इन्वॉल्व इज वेरी लेस, कॉस्ट इन्वॉल्व इज हाई। बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? रैंडम सैंपलिंग में सबसे बेस्ट चीज क्या है? हर एक एलिमेंट का इक्वल चांस है वो सिलेक्ट हो जाएगा, सैंपल में हमेशा कुछ ना कुछ बायसनेस रहती है, भेदभाव होते हैं, कॉस्ट बहुत कम लगती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईच एलिमेंट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चों को आएगा सर ऐसा कैसे? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे सामने 50 बच्चे बैठे हो, मुझे ओरल टेस्ट लेना हो, तो मैं रैंडमली किसी को भी उठा सकता हूँ। तो 50 के 50 बच्चों का हर एक का चांस इक्वल है, मैं किसी से भी सवाल पूछ सकता हूँ। सैंपल इज फुल ऑफ बायस, नहीं, मेरे जो जिस मन में आएगा मैं उससे सवाल पूछूंगा। कॉस्ट इन्वॉल्व इज लेस और कॉस्ट इन्वॉल्व इज हाई। बच्चों ये केस टू केस डिपेंड करता है, आप जनरली इसका आंसर नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा कि हर एक एलिमेंट का चांस जो है वो इक्वल है सेलेक्ट होने का। क्लियर? ओके। अगला सवाल रीड करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 वो क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सफर्स फ्रॉम। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जो आप करते हो, हर एक के पास जाकर उनसे इंटरव्यू लेते हो,
किस मेथड से सफर करता है? पर्सनल बायस से, एक्सेसिव एक्सपेंसेस, टाइम कंज्यूमिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? आपका पर्सनल बायस लग सकता है, आपको सामने वाला इंसान ना हो तो भेदभाव आप कर सकते हो, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, या फिर तीनों ही चीज इसके अंदर सही बात बोली गई है। तो ए, बी, सी या फिर डी, क्या आंसर होना चाहिए? बताओ बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही बातें एकदम सत्य बोली गई हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपका पर्सनल बायस भी आ सकता है, खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। क्लियर? ओके। चलिए बच्चों भेट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? इन अ गुड क्वेश्चन, एक अच्छे प्रश्न पत्र में नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैथमेटिकल कंप्यूटेशन शुड बी आस्क्ड, personal question should be preferred, question using double negative should be avoided। बताइए बच्चों का एक आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर टी? ए, बी, सी या फिर टी? बताओ, ए, बी, सी या फिर टी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मिनिमम क्वेश्चन होने चाहिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। क्या मैथमेटिकल कंप्यूटेशन पूछने चाहिए? नहीं, क्योंकि हर एक मैथ्स के अच्छे ना हो, ऐसा हो सकता है। पर्सनल क्वेश्चन पूछने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के संग भी शेयर करना। एंड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव शुड बी अवॉइडेड, यस इट शुड बी अवॉइडेड। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, जल्द से जल्द कैसे निकलेगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेल क्वेश्चनर मेथड। सबसे ज्यादा जल्दी आप डेटा प्राइमरी कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? उनके पास जाके पूछ के, किसी और के थ्रू इनडायरेक्टली पूछ के, फोन घुमा के, या फिर मेल के थ्रू क्वेश्चन भेज के? तो बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, टेलीफोनिक इंटरव्यू या फिर मेल क्वेश्चन मेथड? ए, बी, सी या फिर डी, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, टेलीफोनिक इंटरव्यू, क्योंकि आप डायरेक्ट घर से बैठे बैठे फोन मिला सकते हो और उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपको उनके पास जाना पड़ेगा, इनडायरेक्ट में भी आपको जाना पड़ेगा, मेल क्वेश्चनर में रिप्लाई आने में टाइम लगेगा। मेल तो जल्दी चलेगा लेकिन आने में टाइम लगेगा, तो इसलिए जो करेक्ट या क्विकेस्ट मेथड है वो क्या हमारा? टेलीफोनिक इंटरव्यू। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे सामने। क्या दे रखा है बच्चों? रीड करेंगे। स्ट्रेटिफाइड सैंपल इज प्रेफर्ड व्हेन population is perfectly homogeneous, population is non-homogeneous, random sampling is not possible, small samples are required। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? स्ट्रेटिफाइड सैंपल का प्रेफर करी जाती है। स्ट्रेटिफाइड सैंपल मतलब जब आप स्ट्रेटा बनाते हो, ग्रुप्स बनाते हो, फिर उनमें से पिक करते हो, तो एक कब प्रेफर करी जाती है? या पॉपुलेशन परफेक्टली होमोजीनियस हो, परफेक्ट पॉपुलेशन नॉन होमोजीनियस हो, रैंडम सैंपलिंग पॉसिबल ना हो, या फिर स्मॉल सैंपल चाहिए? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन इज नॉन होमोजीनियस। पॉपुलेशन इज परफेक्टली होमोजीनियस है तो आपको ऑब्वियसली बात है स्ट्रेटिफाइड करने की जरूरत नहीं, आपको ग्रुप्स बनाने की जरूरत नहीं है। नॉन होमोजीनियस है आपको ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, फिर ग्रुप्स में से आपको उठाने पड़ेंगे, जिससे आपको हर एक एरिया कवर हो जाएगा। रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट पॉसिबल, नहीं ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। स्मॉल सैंपल आज रिक्वायर्ड, ये भी कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का प्रेफर करते हो जब आपका डेटा नॉन होमोजीनियस होता है, आप अलग ग्रुप्स में बांटते हो, फिर हर एक ग्रुप में से आप डेटा कलेक्ट करते हो, जिससे आपको पूरी पॉपुलेशन का एक अंदाजा हो जाता है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The method of sampling in which universe is divided into number of groups and then certain items are taken from each group is known as। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही तो अभी डिस्कस किया था कि पूरे यूनिवर्स को आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, फिर उन ग्रुप्स में से आप डेटा को कलेक्ट करते हो, जिससे आपको पूरी यूनिवर्स की पूरी पॉपुलेशन का आपको अंदाजा हो जाए। तो वो क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आया समझ में आपको? हाँ या ना? बहुत सही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट। बच्चों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है सेकेंडरी डेटा। ऊपर ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी दे रखा था, तो दिस इज रिपीट, कैंसिल कर देना इसको।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से मेथड से आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यू कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी कर सकते हैं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। मतलब ऑल ऑफ दीज तो नहीं है यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज होता तो डी हो जाता, अदरवाइज का आंसर क्या होगा, ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा। क्या ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डेटा और उसके थे एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे, आई होप आपको पसंद भी आए होंगे, और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर कुछ टफ है भी नहीं, थ्योरी सी है। ठीक है, तो बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अब अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, क्योंकि टर्म 1 एग्जामिनेशन, टर्म 2 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। और जो आपकी अभी की मेहनत है ना, जो अभी आपका पढ़ने का तरीका, वो आपको क्लास 12 में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आप अभी थोड़े आलसी हो जाओगे ना क्लास 11 के अंदर, तो क्लास 12 के अंदर स्पीड बनाने में बहुत टाइम लगता है, और जब जब तक आपकी स्पीड बनती है तो आधा साल बीत चुका होता है। तो आपको अभी से ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चों अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।